नमस्कार। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आदिकाल के बारे में। आदिकाल की ये वीडियो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें हम अपभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, फागु काव्य इत्यादि के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें आदिकाल आपको पूरा विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपभ्रंश साहित्य से, और अपभ्रंश साहित्य भी दो पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड होगा। तो अपभ्रंश साहित्य की बात करते हैं और देखते हैं कि अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जितने भी विद्वान रहे हैं, जिन्होंने इसके अंतर्गत अपनी काव्य रचना की है, अपने पद्य की रचना की है, तो वो कौन कौन है उनके बारे में हम पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अपभ्रंश साहित्य के प्रथम कवि किसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे हम स्वयंभू की। स्वयंभू, इनके बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू है। दूसरी बात कि स्वयंभू जो हैं राम कुमार वर्मा, आपको ये नाम ध्यान रखना है, राम कुमार वर्मा। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी भाषा का प्रथम कवि कहा है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राम कुमार वर्मा के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो उत्तर होगा आपका स्वयंभू। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, जो स्वयंभू है वो किस समय में विद्यमान थे, तो ये 8वीं शती में, 8वीं शती इनका समय रहा। करीबन 783 ईस्वी के आसपास इनका समय रहा, ये आपको याद रखना है। अगली बात कि स्वयंभू जो है इनको और कौन कौन सी उपाधि मिली है, तो इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास स्वीकार किया गया है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास स्वयंभू को स्वीकार किया गया है। अब बात करते हैं कि स्वयंभू की जो साहित्य रचना है उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो अब स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा में अपने साहित्य की रचना की, इसलिए इन कवि को अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत हम रख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। तो वो नाम हम देख लेते हैं। देखिए, पौंचर्यू, दूसरी है रिठनेमिचर्यू, और तीसरी रचना है स्वयंभू छंद। ये 3 रचनाएं लिखी हैं स्वयंभू ने। इनमें से पौंचर्यू के बारे में जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पौंचर्यू में लिखा गया है कि जो सीता है वो अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है ये जो लाइन है कि सीता अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो गई, ये लिखा गया है पौंचर्यू में। आपको ध्यान रखना है कि पौंचर्यू जो है ये अधूरा है, स्वयंभू इसे पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन इसको जो पूर्ण किया है वो किया है त्रिभुवन ने, जो कि स्वयंभू के पुत्र हैं। त्रिभुवन ने पौंचर्यू ग्रंथ को पूरा किया। अब बात करते हैं स्वयंभू की भाषा का। तो इन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा नाम दिया है, देशी भाषा ये नाम इन्होंने दिया है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि भी कहा जाता है। प्रथम कवि कहा जाता है। तो ये तो थी स्वयंभू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ये आपको ध्यान रखनी है। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब बात करेंगे अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आने वाले दूसरे महत्वपूर्ण कवि की। तो आइए बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कवि जिनका नाम है पुष्यदंत। पुष्यदंत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो शिव सिंह सेंगर है उनकी जो रचना है शिव सिंह सरोज, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उन्होंने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हिंदी का पहला कवि जो स्वीकार किया है वो पुष्य नामक एक कवि को स्वीकार किया है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पुष्य नामक कवि को उन्होंने स्वीकार किया है, जिन्हें पुष्य या पुंड कवि भी कहा जाता है। इन्हें उन्होंने हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है शिव सिंह सेंगर ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका कहना है कि ये पुष्य कवि जो है यही पुष्यदंत कवि है। उन्होंने इन दोनों को एक ही माना है और कहा है कि इनका जो आविर्भाव हुआ था, जब ये आए थे तो वो 10वीं शती में आए थे। 10वीं शती में इनका आविर्भाव हुआ, उस समय ये आए। ये ध्यान रखना आपको, शिव सिंह सेंगर ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है, शिव सिंह सेंगर ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका जो समय बताया है वो 10वीं शती बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्यदंत की। तो पुष्यदंत ने जो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं वो है 63 महापुरुष गुणालंकार। ये इनकी एक रचना का नाम है। इनकी दूसरी रचना जो है वो है नए कुमार चरियू। कंफ्यूज नहीं होना, नाम एक जैसे से ही मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले जो आपने स्वयंभू के बारे में पढ़ा था उसमें उनकी रचना का नाम था पौंग चरियू, और यहाँ पर है नए कुमार चरियू। और जो इनकी तीसरी रचना है वो है जसहर चरियू। ये 3 रचनाएं लिखी है पुष्यदंत ने। अब आपको बता दूं कि ये जो इनकी रचना है 63 महापुरुष गुणालंकार, इस रचना को महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। और इस महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। ये आपको ध्यान रखना है। तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, इसको महापुराण के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपभ्रंश भाषा में चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ रहे हैं और जो इन्होंने ये रचनाएं लिखी है अपभ्रंश भाषा में लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश भाषा में चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। और जो चौपाई छंद होता है ये 15 मात्राओं का छंद होता है। अब जो इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पुष्यदंत की उपाधि से रिलेटेड। उपाधि आपको ध्यान रखनी है। तो पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति, हिंदी का भवभूति कहा जाता है और इन्हें अपभ्रंश भाषा का भवभूति भी कहा जाता है। ठीक है, ये इन्हें कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को कौन सी उपाधि दी है। तो उन्होंने कहा है इन्हें भाखा की जड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। भाखा की जड़, ये जो उपाधि दी है ये दी है शिव सिंह सेंगर ने। और पुष्यदंत ने स्वयं को भी कुछ उपाधि दी है, अपने आप को उपाधियां इन्होंने दी है। वो दी है हिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक।
ये जो उपाधियां हैं, ये उपाधियां पुष्यदंत ने स्वयं को दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी उपाधि किसने दी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और अब बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण कवि के बारे में। आइए अब बात करते हैं अपभ्रंश भाषा के तीसरे महत्वपूर्ण कवि धनपाल के बारे में। धनपाल के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इससे जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हैं कि ये राजा मुंज के सभा कवि थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके अंतर्गत थे, किनके आश्रय में थे? तो मुंज के सभा कवि थे, मुंज के आश्रय में थे। और मुंज ने ही इन्हें सरस्वती की उपाधि भी दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, सरस्वती की उपाधि दी थी राजा मुंज ने इन्हें। और इनकी जो रचना है, रचना इनकी ध्यान रखनी है आपको, उसका नाम है भविष्यत कथा। कहा, ये इनकी रचना का नाम है जो आपको ध्यान रखना है। और ये 10वीं शती के आसपास लिखी गई थी। तो ये तो था इम्पोर्टेंट धनपाल जी के बारे में। ये 3 ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो किनके आश्रय में थे, तो मुंज के आश्रय में, सरस्वती की उपाधि इन्हें मिली थी, और भविष्यत कहा इनकी रचना का नाम है। तो आइए बात करते हैं अब अगले महत्वपूर्ण कवि जीनदत्त सूरी के बारे में। जीनदत्त सूरी, इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने जो रचना की है, महत्वपूर्ण रचना, उपदेश रसायन रास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है, उपदेश रसायन रास। इससे रिलेटेड जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि इस रचना को अपभ्रंश रास काव्य का पहली रचना माना जाता है। यानी अपभ्रंश में रास की बात जब की जाती है तो वहाँ पर ये अपभ्रंश रास काव्य की पहली रचना हो जाती है। और इसी रचना को जैन रास काव्य का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। यानी जैन रास काव्य का प्रथम ग्रंथ और अपभ्रंश में रास काव्य का पहला ग्रंथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैन रास काव्य का पहला ग्रंथ भी उपदेश रसायन रास को माना जाता है, और अपभ्रंश में रास काव्य का पहला ग्रंथ भी माना जाता है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास जो है ये 80 पदों का, इसके अंदर 80 पद हैं, और 80 पदों का ये नृत्य रास लीला काव्य है। नृत्य रास लीला काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था आज अपभ्रंश साहित्य का पार्ट 1। ये 2 पार्ट में आपको वीडियो डिवाइड होगी अपभ्रंश साहित्य, जिसमें मैंने आपको बताया। अगले पार्ट में इसके आगे के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को देख लें अच्छे से, इन चारों कवि के बारे में जो आज आपको सिखाए गए हैं, अच्छे से इनके बारे में पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज है उसकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।